ओके, एनपीए 7 अप्रैल 2026। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक 1896। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुए थे। अगर हम कहेंगे किस प्रकार के ओलंपिक थे, तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। जो शीतकालीन ओलंपिक थे वो कब शुरू हुए थे? 1924 में। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सबसे पहले 1896 में शुरू हुए। किसने शुरू किए थे? किसके? पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। और ये जो पहले खेल थे कहां खेले गए थे? एथेंस, ग्रीस में। एथेंस, ग्रीस में। 3 प्रकार के ओलंपिक खेल होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और 4 वर्ष में ये होते हैं, 4 वर्ष में होते हैं। पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से शुरू हुए। जो शीतकालीन है वो शुरू हुए थे 1924 में। और भारत जो है शीतकालीन में कब प्रतिभाग करना शुरू किया? 1964 से भारत ने प्रतिभाग करना शुरू किया। और जो ग्रीष्मकालीन है जो 1896 से शुरू हुए, उसमें भारत ने 1900 ईस्वी में प्रतिभाग करना शुरू किया। अभी जो हुए हैं ये फरवरी महीने में हमारे कौन से खेल हुए हैं? शीतकालीन। शीतकालीन 2026 के खेल हुए हैं। शीतकालीन जो 2026 के ओलंपिक खेल हुए हैं ये कहां हुए हैं? मिलानो कार्टिना। मिलानो और कार्टिना। लोम्बार्डी का मैदान आपने इटली के अंदर पढ़ा था, मिलान वहीं मिलेगा। तो लोम्बार्डी इटली में मिलान और कार्टिना करके 2 जगह हैं, वहां पर क्या हुए थे? अभी ओलंपिक खेल हुए थे। इन ओलंपिक खेलों में ये 25वें ओलंपिक खेल थे। और इनमें सबसे ज्यादा पदक किसे मिले थे? नॉर्वे को। 18 पदक प्राप्त किए थे नॉर्वे ने इन खेलों में। और ये जो खेल हैं ये इटली में हुए थे। इसका जो मैस्कॉट था, मतलब लोगो था, वो था टीना और माइलो। टीना और माइलो किसके मैस्कॉट थे? ये शीतकालीन ओलंपिक खेलों के। भारत से किसी ने प्रतिनिधित्व किया था यहां पे, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक है तो स्कीइंग और ऐसे आइस हॉकी इस टाइप के गेम्स होंगे इसमें। ये बहुत ज्यादा प्रचलित शीतकालीन नहीं है, ग्रीष्मकालीन है, क्योंकि उसमें सारे खेल होते हैं। फिर इसमें शीतकालीन वाले में ज्यादातर बर्फ से रिलेटेड गेम्स होते हैं। तो भारत का प्रतिनिधित्व तो आरिफ खान ने किया था, स्कीयर है ये, इन्होंने प्रतिभाग किया था इसमें 2028 के। ये तो 2026 में, ये कौन से हैं? शीतकालीन। अब ग्रीष्मकालीन 2028 में होंगे, लॉस एंजलिस यूएसए में ग्रीष्मकालीन होंगे 2028 में। ओलंपिक खेल में आप 5 गोले देखते हो, 5 राउंड सर्कल्स। उन 5 राउंड सर्कल्स के 5 अलग अलग कलर्स हैं। तो उसमें नीला, पीला, काला, लाल और हरा, ये सारे कलर्स हैं। ये अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्रिप्टोग्राफी से आप क्या क्या समझते हैं? क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि बिटकॉइन चर्चा में है इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। हालांकि ये चर्चाएं मैं कई सालों से कर रहा हूं। 6 साल पहले ही ये टॉपिक मैंने बता दिया था कि कितना इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी को पढ़ना, बिटकॉइन को पढ़ना। बिटकॉइन जो है वो होते हैं, बिटकॉइन माइनिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू काम करती है। क्रिप्टोग्राफी कोड्स होते हैं जिसमें इनक्रिप्टेड कोड डिक्रिप्ट किया जाता है। हम कोई मैसेज भेजते हैं, फिर से समझा रहा हूं, अगर हम फेसबुक में हैं, किसी भी और प्लेटफॉर्म में हैं, कहीं भी, तो जब हम अपने फोन में टाइप करते हैं तो हम जो अपने फोन में टाइप करते हैं वो हम समझ रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं उस पर। लेकिन जब वो इंटरनेट मीडिया पे जाता है और उसके बाद जब रिसीवर के पास जाता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर ने क्या सेंड करना है वो लिखेगा, वो उसे समझ रहा है। रिसीवर के पास क्या जाना है वो भी सेंडर समझ रहा है कि ये रिसीवर के पास जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में एक जगह ऐसी होगी ना जहां पे ये फ्लोट हो रही होगी इंफॉर्मेशन, और कोई उसे पकड़ सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है। तो इसीलिए होती है क्रिप्टोग्राफी। वो क्या करता है, ये इस जो कोड जो मैंने लिखा अभी, मैं घर जा रहा हूं, इसको जब मैं इंटरनेट पे अपलोड करता हूं, इसको सेंड करता हूं, मैं कानू को सेंड कर रहा हूं मानो, तो मैंने मैं घर जा रहा हूं लिखा, लेकिन जैसे वो इंटरनेट पे चढ़ा उसमें वो हो गया इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन वो कोड होता है जो ओरिजिनल मैसेज में कोड जनरेट होके उसको उसका स्वरूप बदल देता है। मैं घर जा रहा हूं का अब कुछ तो बॉल पॉल नो ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचेगा, ये होती है उसके पास डिक्रिप्शन की होगी। एंड टू एंड डिक्रिप्शन लिखा होता है मैसेज में। एंड टू एंड डिक्रिप्शन का मतलब क्या है कि इस एंड में डिक्रिप्ट कर सकते हो और इस एंड में डिक्रिप्ट कर सकते हो, बीच में वो इनक्रिप्टेड रहेगा। तो ये सिक्योरिटी फीचर होता है। तो इंक्रिप्शन ये चीज होती है। अब ये बहुत बड़ी क्लास है, अगर समझाने बैठा तो करता रहूंगा मैं इस पर चर्चा आपसे। तो इसी चीज पे काम करता है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है जिसको कोई भी नहीं करता होल्ड, किसी भी बैंक का उस पर एकाधिकार नहीं है। अलग अलग देशों ने अलग अलग क्रिप्टो करेंसी बना रखी है, लेकिन उसे सीज करने की पावर, उनको चलाने की, नहीं चलाने की, रोक देने की पावर उन देशों के पास है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी कॉइन है जिसका मुक्त रूप से वो दुनिया में है, उसका कोई मालिक नहीं है, और उसको जो बनाया था उस आदमी का कुछ अता पता नहीं है, बस एक नाम पता है। बिटकॉइन किसने बनाया था? सातोशी नाकामोटो, वर्ष 2008। अब वो सातोशी नाकामोटो कौन है वो भी नहीं पता है, कौन है वो आदमी। तो इस तरह से बिटकॉइन बनी थी। ब्लॉक्स होते हैं इसमें, और इसमें बिटकॉइन माइनिंग होती है।
और माइनिंग कर करके लोग बिटकॉइंस को बनाते हैं, इसमें पैसा कमाते हैं। बिटकॉइन बहुत वैल्यूएबल है, आने वाला फ्यूचर बिटकॉइन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडानोम गिब्रेसिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। विश्व भर में स्वास्थ्य और खुशहाली को देखने के लिए कि सब स्वस्थ रहें दुनिया भर के लोग, तो इसी ये यूएनओ की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में टेड्रोस एडानोम गिब्रेसिस। ये बहुत पहले से ही यही चल रहे हैं, दोबारा से चयनित हो चुके हैं ये। तो टेड्रोस एडानोम गिब्रेसिस है। 2022 में, अभी 2026 में 22 जनवरी 2026 को यूएसए इससे अलग हो गया और इसके सदस्य 194 से कितने रह गए? 193 रह गए। 193 सदस्य हैं, अब याद रखना है। ऑफिशियली 22 जनवरी 2026 को यूएसए इससे अलग हो गया। अभी इसने 2026 के लिए वर्ष के रूप में मनाने का बात की है ना, किस रूप में मनाने का बात की है? टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड फॉर साइंस, स्टैंड विद साइंस, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। ये 2026 की इसकी थीम है इसकी, इस डे पे जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे हुआ था अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया इसने? 2014 में। और कौन से 2 देश ऐसे हैं जिसको पोलियो मुक्त नहीं है अभी तक? पाकिस्तान, अफगानिस्तान अभी तक पोलियो से मुक्त नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान का मुख्यालय नैनीताल कब लाया गया? 1954 में स्थापना हुई वाराणसी में। 1955 में नैनीताल के शेर का डांडा पहाड़ी पे लाया गया। 1961 में इसे मनोरा पीक में स्थापित किया गया नैनीताल के ही अंदर। और इसमें संपूर्णानंद टेलीस्कोप एक दूरबीन है जो कि सबसे ज्यादा व्यास वाली हुआ करती थी, वर्ष 1972 में स्थापित की गई। फिर उसका जो व्यास है कितना है? 104 सेंटीमीटर ना, 104 सेंटीमीटर उसका व्यास था। तो शेर का डांडा पहाड़ी 104 सेंटीमीटर व्यास का। लेकिन 2016 में हमारा बेल्जियम के साथ एक साझा एक कॉम्बिनेशन बनता है और वहां पर 3.6 मीटर व्यास वाली दूरबीन स्थापित की जाती है। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कहा जाता है बुक्स में उसे, लेकिन चाइना के पास सबसे बड़ी दूरबीन है इस समय पे, जो कि खगोल, काम क्या है इसका? आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान। ये एक वेधशाला है तो खगोलीय चीजों का शोध करेगी ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी तारे का रंग किस बात पर निर्भर करता है? तारे के तापमान पर निर्भर करता है। ये पूरी डिटेल क्लास है, बढ़िया से इस पे चर्चा फिर करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रक्षा प्रणाली में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इस पे भी बात की थी। जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो मिलिट्रीज है उनके लिए। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपके पास क्या क्या चीजें, मिसाइल्स है, फ्रिगेट है, आपके पास सैनिक हैं, आपके दूसरा ऐसे फाइटर जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, आपके टॉर्पिडोज हैं, यान्स हैं, ऐसी चीजें जो, जैसे फाइटर जेट गया, ये किसी देश का एंटरिंग पॉइंट है। मेरा देश ये है, अदर देश ये है, मुझे यहां से यहां फाइट करना है, इस देश के पार जाना है। लेकिन यहां का इसका सिक्योरिटी सिस्टम क्या होगा? वो पूरे क्षेत्र में अपनी रडार, सोनार या ऐसी किरणें फेंकेगा जिससे उसे बार बार इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि तुम्हारे स्काई में, तुम्हारे ओपन स्काई में कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आ गया है। इस अनआइडेंटिफाइड जो ऑब्जेक्ट आ गया है इसको उड़ा दो। या अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है ना, ये तुम्हें हार्म कर सकता है, ये तुम्हारे क्षेत्र में फूट सकता है, या ये बम गिरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए क्या किया? सोनार छोड़ा। लेकिन अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ होगी ये मिसाइल, तो इसको ये रडार नहीं पकड़ पाएगा। इसको कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के में क्या होता है? इस पे ये ट्रांसफर कर देने की पावर होती है। जो रडार है उसकी पकड़ में ही नहीं आएगा। कोई एनिमी जा रहा है उसको पकड़ ही नहीं पाएगी रडार या सोनार या फिर जो भी है। इस कंटेक्स्ट में मैंने आपको सेंसिटिविटी की बात भी की थी कि रडार कैसे, जो ये वेव्स हैं, रडार हो गई, सोनार हो गई, कितनी सेंसिटिव होती हैं वे। आप उसको देखिए ना, कोई भी, हमने आउल्स की बात की थी, हमने ऐसे पक्षियों की बात की थी जो रात में देखते ही नहीं है लेकिन उड़ते हैं तो टकराते भी नहीं है। क्या वो सोनार छोड़ रहे होते हैं? इसी तरह मैं डॉल्फिन की बात की थी, गर्भवती महिलाओं के कैसे वो करीब आने की कोशिश करती है ना। तो ये इन सब के पास ऐसे सेंसेस हैं, हालांकि इनके वो सेंस ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन ये सेंस काफी एक्टिव हैं जिनसे ये अपनी सोनार छोड़ते हैं और उन सोनार के द्वारा ही ये सामने कुछ है नहीं है इसका पता लगाते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उनको विफल कर देती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन आशा, ग्रीन सानवी, नंदा देवी शिवालिक हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय नौसेना में किस प्रकार सेवाएं दे रहे हैं? क्या है ये एलपीजी वाहक जहाज हैं चारों के चार। नेक्स्ट, भारत के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, देखिए नाम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय
वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतरराष्ट्रीय IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, वियना में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसमें जो मेंबर है 181 मेंबर है, 181 मेंबर है। अंतिम सदस्य 181वां इसका मालदीव है। 2025 में ये सदस्य बना है मालदीव, ठीक है, मालदीव 2025 में सदस्य बना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? हाँ, राफेल मारियानो ग्रासी। काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सेफ एंड पीसफुल ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सुरक्षित और शांत प्रयोग किसका? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ही सारा कुछ आजकल बातचीत चल रही है, तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है IAEA। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा असम भारत का अभिन्न अंग बना? किसी भी संशोधन द्वारा अंग नहीं बना। भारत जब आजाद हुआ तो उस समय वो उसका अंग था। हालांकि जैसे रियासत था वो एक ब्रिटिश रियासत था, जैसे हमारे उत्तराखंड में टिहरी रियासत अलग से थी, बाद में वो जुड़ी, है ना। उसी तरह असम एक ब्रिटिश रियासत था। बाद में संविधान जब निर्माण हुआ तो संविधान निर्माण के साथ वो भारत का पूरा अभिन्न अंग बन गया। आर्टिकल 371B असम से संबंधित है। 371 अनुच्छेद 371 में कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट और कुछ अदर स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनको कुछ सहूलियतें प्रदान की गई हैं। हमारा राज्य उसमें नहीं आता। तो इन राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए आर्टिकल 371B असम से संबंधित है। विशेष उपबंध किए गए हैं इसमें आर्टिकल 371 में। अगला क्वेश्चन है, करणदीप कोचर और अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान की समुई सकुराई ने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की। जिम्नास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जिम्नास्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम वर्ष किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2002। बहुत इंपॉर्टेंट है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में आया। वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के तहत जैव विविधता सम्मेलन भी हुआ। उस सम्मेलन में यह देखा गया कि भैया बहुत सारे जीव जो है विलुप्त प्राय होते चले जा रहे हैं, जैव विविधता बचानी है। जैव विविधता का क्या मतलब होता है? एक ही क्षेत्र में बहुत सारी प्रजातियां, केवल जीव नहीं, वनस्पति भी। जैव विविधता, जैव की विविधता कहलाएगी। केवल जानवरों से संबंधित नहीं होता या इंसानों से, उसमें पेड़ भी होने चाहिए, फ्रूट्स वाले पेड़ भी होने चाहिए, जानवर भी होने चाहिए, पक्षी भी होने चाहिए। तो ऐसा विविध क्षेत्र, जैसे हमारा सुंदरबन है, जैसे नंदा देवी है, तो ऐसा जैव विविध क्षेत्र कहलाता है। ऐसा क्षेत्र वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, बहुत जैव विविध है भारत में। सुंदरबन डेल्टा बहुत जैव विविधता का क्षेत्र है। ये दो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जैव विविध क्षेत्रों को बचाए रखने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 बनाया गया। फिर भारत में कहां से? 1992 से शुरुआत हुई। ठीक, जैव विविधता अधिनियम 2002 आया। इसके जो उद्देश्य थे, किसी भी, इसके तहत जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई वर्ष 2003 में। जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में स्थापित किया। एक कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या होता है? चुनाव आयोग हो गया, संविधान में आर्टिकल होगा उसके लिए। तो ये वैधानिक निकाय है। इसका हेडक्वार्टर, जैव विविधता प्राधिकरण का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। जैव विविधता प्राधिकरण का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। सदस्य कितने होते हैं जैव विविधता प्राधिकरण में? 4 सदस्य, एक अध्यक्ष 3 मेंबर, एक अध्यक्ष और 3 मेंबर। जो 3 मेंबर होंगे उनमें से 2 जो होंगे वो पर्यावरणविद होंगे, और एक मेंबर जो होगा जनजातियों के संबंध में जानकार आदमी होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यह होता है जैव विविधता प्राधिकरण। जैव विविधता अधिनियम को चलाने के लिए कुछ बॉडी बनानी पड़ेगी ना, वही है बॉडी, वो जैव विविधता प्राधिकरण वही बॉडी तो है। खाली अधिनियम बना के कुछ थोड़ी चल जाएगा। कोई कानून बना के कुछ होता है क्या? नहीं होता है। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ एक बॉडी चाहिए होती है। फिर वही बॉडी है जैव विविधता प्राधिकरण। प्राधिकरण 2003 में जो बना था जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत। तो जैव विविध क्षेत्रों का रख रखाव, उनको देखना ये काम होता है। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति बिना किसी परमिशन के जैव विविधता संरक्षित क्षेत्रों में एंटर नहीं कर सकता। उसमें फिर इनको दंड लगाने का प्रावधान है, जिसमें 10 लाख तक जुर्माना था, 10 लाख तक जुर्माना, 5 साल तक जेल, 5 साल तक जेल का प्रावधान है। बताओ, इतनी पावर है इस बॉडी के पास। और विदेशी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता बिना परमिशन के। कोई भारतीय आदमी तो चला भी जाए, घुस जाए ऐसे कैसे, लेकिन वो नहीं जा सकता। क्या पता वो जैव विविधता का ह्रास कर दे उस क्षेत्र में। ठीक है, तो जैव विविधता प्राधिकरण वर्ष 2003। अब ये जो जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बना है जो चेन्नई में, जिसका हेडक्वार्टर है, उसी की तरह राज्यों में भी राज्य जैव विविधता प्राधिकरण का निर्माण हुआ। हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे, हर राज्यों का हमें जरूरी नहीं है। राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाया गया, जैव विविधता प्राधिकरण केंद्र में। राज्य जैव विविधता बोर्ड उत्तराखंड में, इसका हेडक्वार्टर कहां है? देहरादून में। स्थापना 2006 में। किसके तहत? जैव विविधता अधिनियम की धारा 22 के तहत। जैव विविधता अधिनियम की धारा 22 कहती है कि राज्य अपने बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 2006 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, बाद में 2011 और 13 में इसका पुनर्गठन किया गया। तो राज्य जैव विविधता प्राधिकरण ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक बात ये ध्यान रख लेने वाली जरूरी है कि विश्व का, भारत के पास कितना क्षेत्र है? 2% एरिया है, लैंड, जमीन। लेकिन विश्व की अगर हम जैव विविधता की बात करें तो कितनी है?
7 से 8% जैव विविधता भारत के पास है। विश्व की जैव विविधता का 7 से 8% पार्ट भारत के पास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर प्रेमलाल गौतम किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? ये कृषि वैज्ञानिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कृषि वैज्ञानिक है। वर्ष 2026 में इन्हें पद्मश्री मिला है। पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। इन्होंने गेहूं की प्रजातियों की खोज की है। गेहूं की प्रजातियों की खोज मतलब इन्होंने जीनोम चेंज किया होगा और नई अच्छी प्रजातियों की खोज की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उन्नत किस्म। और एक मैंने यहाँ पे बात की, पूसा सुगंधा किसकी किस्म है? पूसा सुगंधा ये धान की एक उन्नत किस्म है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सुपर एल्निनो से आप क्या समझते हैं? सुपर एल्निनो प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, जब मैंने आपको डोल्ड्रम बताया था 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री नीचे, ये क्षेत्र जो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे का क्षेत्र है, मतलब भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर नीचे, वो क्षेत्र साल भर कैसा रहता है? गर्म रहता है। साल भर बारिश होती है इस क्षेत्र में, तो साल भर दिन भर गर्म होता है, बाष्प बन के ऊपर उठता है, शाम को बरस जाता है। इसको हम कह देते हैं डोल्ड्रम कह देते हैं इस क्षेत्र को। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में ध्यान देना, पेरू तट का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, वहां पर अल्नीनो लानीना का उद्गम होता है, मतलब बनते हैं वहां पे वो। तो अल्नीना क्या करती है? अल्नीनो जो है वो वेस्टर्न क्षेत्र से जो हमारे पेरू तट की ओर प्रवाहित होती है, और लानीना की करंट जो है वो हमारे एशिया की तरफ प्रवाहित होती है। यही तो होता है अंतर। अब लानीना में हमें फायदा होता है, बहुत बारिश होती है उस साल भारत में, और अल्नीनो में क्या होता है? अल्नीनो सूखा पड़ जाता है। जब इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तापमान 2 डिग्री या उससे ज्यादा होता है ना, उसको हम सुपर अल्नीनो बोल देते हैं। और ये 10-15 साल में एक बार होता है सुपर अल्नीनो का जो घटना होती है। तो सुपर अल्नीनो 10-15 साल में एक बार किस क्षेत्र में, और इससे भारत को क्या होगा? सूखा बहुत ज्यादा पड़ जाएगा इससे। फिर अल्नीनो से ही सूखा पड़ता है, तो सुपर अल्नीनो से क्या होगा? बहुत प्रचंड सूखा पड़ेगा फिर तो। और इस बार ये बारिश देख के तो लग नहीं रहा है, लेकिन इस बार के मिड ईयर तक, मध्य जो साल होगा उस समय तक बता रहे कि बहुत सूखा पड़ने की संभावना है। पता नहीं कह रहे हैं ऐसा जो मौसम विज्ञानी। अगला क्वेश्चन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, इनको अर्थव्यवस्था में समझाइए। शॉर्ट में समझाऊंगा। रेपो रेट वो होता है जो बैंक आरबीआई से लोन लेता है जिस रेट पे, उसको कहते हैं रेपो रेट। आरबीआई के पास बैंक जो रुपए जमा करता है, या सिंपली इसे कह लो, आरबीआई जब बैंकों से लोन लेता है जिस रेट पे, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कह देते हैं। रेपो रेट बैंक लोन लेता है जिस रेट पे, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई लोन लेता है जिस रेट पे बैंक से, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। एसएलआर वो परसेंटेज होता है जो सारे बैंकों को अपने पास नकदी के रूप में या सोने के रूप में सुरक्षित रखना पड़ता है। 18% है ये। जितनी उसकी देनदारी है या मांग है, मांग और देनदारी पे चलता है ना, गिव और टेक पे ही तो चलता है बैंक। मांग और देनदारी दो चीजों पे चलता है बैंक। तो उसकी टोटल देनदारी और मांग का 18% उसको अपने पास क्या रखना पड़ता है? रिजर्व, कैश के रूप में या सोने के रूप में रखना पड़ता है। उसको कहते हैं हम एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं उसको, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। इसी के समान एक और चीज होती है सीआरआर। एसएलआर, सीआरआर वो मनी है जो उसकी मांग और उसकी देनदारी का 3% है। अभी ये 3% है, जैसे एसएलआर 18% है। वो मनी है, अपने पास तो उसने एसएलआर रख लिया, लेकिन कुछ उसको अपना जो है आरबीआई के पास सुरक्षित रखना पड़ता है भैया, सिक्योरिटी के रूप में। 3% है वो आरबीआई के पास रहेगा ही रहेगा, उसकी मांग और देनदारी। कभी ऐसी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई, कभी बैंक्रप्सी आ गई बैंक की ही, तो कैसे अपने देनदाताओं को चुकाएगा? तो उसके लिए होता है सीआरआर। समझ गए? 4 टर्म। लास्ट टर्म है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। सीआरआर की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रख रहा है आरबीआई के पास। एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या चीज होती है? रातों रात अगर बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई, अपने देनदारों को देने के लिए नहीं है, सारे के सारे देनदार उसके पास लेने के लिए पहुंच गए पैसा, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा बैंक? ऐसी सिचुएशन में आरबीआई उसे डांटेगा, कहेगा क्यों नहीं रखी लिक्विडिटी, इतनी सारी चीजें बनाई थी तेरे मैंने। तो उस पर वो दंडात्मक रूप से उस पर गुस्सा तो होगा, लेकिन उसको वो रातों रात क्या कर देगा? उसको रातों रात वो 1% उसकी टोटल देनदारी का, उसके टोटल मांग का 1% उसको लोन दे देगा, लेकिन उस पर रेट जो है वो बढ़ा देगा। रेपो रेट कितना है वर्तमान में? 5.25। तो 5.25 रेपो रेट में लोन लेता है ना बैंक, वही चीज है। एमएसएफ कोई अलग से चीज नहीं है। एमएसएफ में भी लोन ही ले रहा है वो, लेकिन ये दंडात्मक लोन होगा। अब वो 5.50 है, देखो वो बढ़ा के लेगा उसमें। और रिजर्व रेपो रेट कितना है? 3.35। ये वो रेट है जिसपे बैंक आरबीआई लोन लेता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
17 मूल ढांचा सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित एक न्यायिक सिद्धांत है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1973 में स्थापित किया गया था। 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल वाला केस था, उसी के तहत मूल ढांचा सिद्धांत एक अवस्थापना है, जिसको मतलब कि मूल ढांचा जो है संविधान का, तुम कुछ भी करो, कोई चेंजेस करो, तुम सरकार कोई भी कानून लाओ, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखो सरकार, कि तुम संविधान के मूल ढांचे में कोई चेंज नहीं कर सकते हो। संविधान में उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, संविधान का ढांचा नहीं बदलना चाहिए तुम्हारे कानून से, वो समानांतरता से चलना चाहिए तुम्हारा कानून और संविधान। संविधान भी वही बात बोलना चाहिए, तुम्हारा कानून भी वही बात बोले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद 29, 30। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल, एक गया राम आया राम एक है कॉन्सेप्ट, इसमें बड़ा है ये टॉपिक काफी, हाँ मैं वैसे ही समझा दे रहा हूं। कोई आदमी किसी पार्टी से जीत जाता है, जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी का मेंबर बन जाता है, तो इस चीज को रोकने के लिए अटल बिहारी सरकार में बहुत प्रयास किए गए, उससे पहले भी प्रयास चल रहे थे, तो इसमें प्रयास किए गए और 52वां संविधान संशोधन आया, उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ। स्वेज नहर बनी कब? 1869 में स्वेज नहर बनी और 1856 में मिस्र ने, ठीक है, इजिप्ट जिसे कहते हैं, मिस्र द्वारा, उसके मिस्र के राष्ट्रपति थे गमाल अब्देल नासिर, उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1869 में निर्मित हुई थी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत के कितने स्थल वर्तमान में यूनेस्को में शामिल है? 44 स्थल शामिल हैं, जिसमें से 36 जो है सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक हैं, एक मिश्रित है। एक मिश्रित जो है वो है कंचनजंगा, और इसके अलावा जो 44वां है वो है, अभी हाल ही का है, ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसे, 44वां जो है मराठा सैन्य परिदृश्य। ये है यूनेस्को के स्थल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस व्यक्ति को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है अफ्रीका का गांधी। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी बुक है। और इसी के साथ हमारा